हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूटोपिया स्टडी पॉइंट में। मैं विक्की कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ भारत के इतिहास का बेसिक हिस्ट्री स्ट्रक्चर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे इतिहास में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में आप इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ की सीरीज़ देखेंगे, जिनमें हम कई सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे जो आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करना ना भूलना। और दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास का बेसिक हिस्ट्री स्ट्रक्चर देखेंगे, यानी कि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें हम सारे टॉपिक्स को बारी बारी से देखेंगे और आगे आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। हमारे भारत के इतिहास को जो कि बहुत विशाल इतिहास है, इसलिए इसे 3 भागों में बांटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ताकि हम आसानी से इसका अध्ययन कर सकें। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। इसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास को देखेंगे। प्राचीन भारत के इतिहास को समझने के लिए इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, या जिसे हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल का अर्थ है पत्थर युगीन, यानी पत्थर का युग। उस समय इंसान अपनी उत्पत्ति कर रहा था, अपना विकास कर रहा था। बेसिकली इंसान जंगलों में रहा करता था, जंगलों की चीज़ों पर निर्भर था और पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल को समझने के लिए हमने इसे 3 भागों में बांटा है। पाषाण काल यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल 40 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों, इसे ईजिली समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पुरापाषाण काल, जो कि 40 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख वर्ष पूर्व तक रहा। इस काल में मानव अपनी उत्पत्ति कर रहा था, अपना विकास कर रहा था। बेसिकली जंगलों में रहता था। उस समय ना तो कोई आविष्कार हुआ था और ना ही मानव ने ठीक प्रकार से स्थायी रूप से बसना शुरू किया था। मानव जंगलों में जानवरों की भांति रहा करता था। दोस्तों, पुरापाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल वो 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 वर्ष पूर्व तक रहता है। इस काल में मानव अपनी थोड़ी बहुत विकास कर लेता है। थोड़ा बहुत विकास उसका हो जाता है। वह धीरे धीरे प्रकृति को समझने की कोशिश करता है। दोस्तों, इसके बाद हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का जो काल समय है वो 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नवपाषाण काल वह काल है जिस समय इंसान अपने विकास के चरम पर था। इंसान समझ चुका था कि उसे अब क्या करना है और वह धीरे धीरे अपना विकास करना चाह रहा था। दोस्तों, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आने वाली वीडियोस में आप सभी को बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिनमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे और बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। मैं आशा करता हूं जो आने वाली परीक्षाओं में आपका बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमें हमेशा कई सारे एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को दूसरे भाग में बांटा गया है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम सभी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जिसमें हम कई सारी बातों पर ध्यान देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें नगरों का निर्माण बहुत ज़्यादा हुआ था। इसमें कई सारे शहर पाए गए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो और बहुत सारे, जिनके बारे में आप अच्छी प्रकार से आगे आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल है
वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारे भारत में और पाकिस्तान में पाई गई थी। इस सभ्यता से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों तीसरा है प्राग ऐतिहासिक काल को ऐतिहासिक काल में बांटा गया है। ऐतिहासिक काल में हम वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे। वैदिक सभ्यता का जो कालखंड है वह 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता को ईजिली समझने के लिए हमने इसे दो भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है सबसे पुराना काल माना जाता है। इस समय ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक काल का कालखंड 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस समय भारत जो है ग्रामीण सभ्यता में फल फूल रहा था। इसके बाद धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल का जो समय काल है वह 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में भारत में कुछ जो है बुराइयां आईं, जिसमें बहुत सारे धर्म को लेकर जो है नए नए विचारकों का उदय हुआ। और उत्तर वैदिक काल में भारत की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी थी। दोस्तों उत्तर वैदिक काल के बाद हम आगे पढ़ने वाले हैं महाजनपदों का उदय। दोस्तों धीरे धीरे भारतवर्ष में कई सारे महाजनपदों का उदय हुआ। दोस्तों महाजनपद का मतलब होता है छोटे छोटे जो क्षेत्र होते हैं या जनपद होते हैं, जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो एक महाजनपद का उदय होता है। बौद्ध धर्म के अनुसार भारत में 16 महाजनपदों का जिक्र किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा विशाल थे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने। दोस्तों महाजनपद का जो काल है वो 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। वैसे तो उत्तर वैदिक काल में ही बहुत सारे धीरे धीरे कबीलों ने धीरे धीरे जनपद बनाना शुरू कर दिया था, और इन्हीं कबीलों की वजह से, इन्हीं जनपदों की वजह से धीरे धीरे करके जो है बड़े बड़े साम्राज्य बने, बड़े बड़े महाजनपदों का उदय हुआ। जैसा कि दोस्तों अभी हमने ऊपर चर्चा की कि उत्तर वैदिक काल में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में बहुत सारी कर्मकांड, पूजा पाठ, इनसे रिलेटेड बहुत सारी बुराइयां थी, जिसके रिगार्डिंग क्या हुआ कि बहुत सारे नए नए विचारकों का उदय हुआ और धीरे धीरे हमारी पृष्ठभूमि पर नए नए धर्म उभर कर आए। सबसे पहले हम बात करते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म, जैसे कि आप जानते ही हैं कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जो है वो महावीर स्वामी को जाता है, जिन्होंने जैन धर्म की उत्पत्ति की। जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए। दोस्तों इसके बारे में और अच्छी प्रकार से हम डिस्कस हमारे टॉपिक्स वीडियो में करेंगे, जिसमें हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। ऐसे ही एक नया धर्म था हमारे सामने, बौद्ध धर्म, जो उत्तर वैदिक काल के बाद उभर कर आया। बौद्ध धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है जो आज भी जीवित है। आज भी कई सारे देशों में यह धर्म प्रचलित है। दोस्तों जैसे कि अभी हमने ऊपर चर्चा की महाजनपदों की, उसमें से ही एक सबसे बड़ा महाजनपद था मगध। मगध जो है एक सबसे बड़ा महाजनपद था। इसके कई सारे कारण हैं जो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। मगध का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर एक शक्तिशाली शासकों ने जो है राज किया, जिसमें बहुत सारे नाम जुड़ सकते हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छे प्रकार से चर्चा करेंगे। मगध से ही जुड़े हुए हैं मौर्य साम्राज्य। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बारे में कौन नहीं जानता। हम सभी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। कई सारे टीवी सीरियल्स में हम इनके बारे में देख चुके हैं। मौर्य साम्राज्य का जो कालखंड माना जाता है वो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसमें कई सारे महान शासक हुए, जिसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में चर्चा करेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, जिसके कई सारे तथ्य हम आगे आने वाली वीडियोस में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों मौर्य साम्राज्य के बाद जो अगला टॉपिक हमारे पास आएगा वो आएगा गुप्त साम्राज्य। दोस्तों गुप्त साम्राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि गुप्त साम्राज्य हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुप्त साम्राज्य के कारण भारत में अगर ऐसा कहा जाता है कि भारत का स्वर्ण युगीन काल कौन सा था, तो दोस्तों वह गुप्त साम्राज्य था, क्योंकि गुप्त शासकों ने बहुत सारे सोने के सिक्के उस समय प्रचलन में लाए
और इसके साथ साथ भारत में अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण कराने वाले साम्राज्य कौन से थे, तो उसमें भी गुप्त साम्राज्य जो है अपनी जगह बनाता है। इसमें बहुत सारे शासक हुए जिन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। दोस्तों, गुप्त साम्राज्य से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हमें आगे आने वाली परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जिनको एक एक करके हम हमारे टॉपिक्स में क्लियर करेंगे। गुप्त साम्राज्य का जो समय काल है वो 319 ईस्वी से 605 ईस्वी तक माना जाता है। दोस्तों, आपको ईस्वी और ईसा पूर्व में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ईसा पूर्व और ईस्वी में डिफरेंस बताऊंगा, जो आगे आने वाली सभी क्लासेस में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। दोस्तों, प्राचीन भारत के इतिहास में जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा वो होगा दक्षिण भारत के साम्राज्य। दोस्तों, जिस समय भारत के उत्तरी भाग में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में बहुत सारे बड़े बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, उसी समय दक्षिण भारत में भी कई सारे नए नए साम्राज्यों का उदय हुआ। दक्षिण भारत में बहुत सारे कबीले थे जिन्होंने एकजुट होकर नए नए साम्राज्यों का उदय किया। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो चोल साम्राज्य, चेर साम्राज्य और पांड्या साम्राज्य हैं, जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये था हमारा प्राचीन भारत का इतिहास। ये टॉपिक्स जो है हम आगे आने वाली वीडियोस में अच्छी प्रकार से इनसे जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य को और बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आने वाली वीडियोस में कई सारी मज़ेदार चीज़ें लाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। दोस्तों, इन वीडियोस से रिलेटेड आपको PDF भी जो है अवेलेबल कराई जाएंगी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार हो सकती हैं। ये हमारा प्राचीन भारत का पार्ट 1 था, जिसमें हमने सभी टॉपिक्स को क्लियर किया, देखा, और आगे आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक से रिलेटेड आपको फुल कोर्स मिलेगा, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को बारी बारी से क्लियर करेंगे। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 था। इसमें हमने प्राचीन भारत के बारे में जानकारी ली। अगला जो हमारा पार्ट होगा पार्ट 2, उसमें हम मध्यकालीन भारत के बारे में देखेंगे। दोस्तों, मैं चाहता तो एक ही वीडियो में सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देता, लेकिन ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि हमारा भारत जो है, भारत का इतिहास है, वह बहुत विशाल है और गौरवपूर्ण भी है। हमें इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इतिहास से ही हम सबक ले पाते हैं और अपनी प्रेजेंट की ज़िंदगी में उन सबक को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो था। दूसरे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों।